हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX के डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं तो कार्बोक्सिलीकरण द्वारा RCOMG बनता है और ये अम्ल की उपस्थिति में इसमें से जल निकलकर यहाँ से जल निकलकर एसिड बनाता है। ओलेफिन्स के द्वारा, ओलेफिन्स मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक एसिड बनाते हैं। एल्किल बेंजीन, ये बेंजीन रिंग पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ये टॉलूइन है। एल्किल बेंजीन कहते हैं इसको। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 के ऑक्सीकरण करने पर एरोमेटिक एसिड बनता है, ये बेंजोइक अम्ल बना है। इसके बाद आप देखें सोडियम एल्कोक्साइड से उच्च दाब पर सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर अम्लों के लवण बनाते हैं जो जल अपघटित होकर मुक्त अम्ल देते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। इसके बाद हम देखते हैं सक्रिय मैथिलीन समूह द्वारा ऐसे कंपाउंड जिसमें एक्टिव मैथिलीन ग्रुप होता है जैसे एसिटोएसिटिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, इनके व्युत्पन्न के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने देखा एसिटोएसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला, मेलोनिक एसिड के जल अपघटन द्वारा आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला। उसके बाद है बेयर विलिगर ऑक्सीकरण द्वारा, यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीकरण पर एसिड अम्लों द्वारा कराने पर हमको एस्टर प्राप्त होता है और एस्टर के जल अपघटन से हमको एसिड मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं अर्नस्ट आइंस्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल को से उसके उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। इसमें RCH2COH RCOH में परिवर्तित होता है। इसमें हमको प्रथम यहाँ पर हमने एक कार्बन ग्रुप ऐड किया है CH2N2 की उपस्थिति में डाइइजो कंपाउंड बना के, तो एक कार्बन की वृद्धि के साथ ये प्रिपरेशन होती है। तो ये हमारी 12 प्रिपरेशन आपको बताई हैं अम्ल बनाने की विधियाँ। अब हम देखते हैं भौतिक गुण। प्रथम 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल रंगहीन और तीव्र गंधयुक्त होते हैं, जल में विलय होते हैं। 4 से 8 कार्बन वाले अम्ल रंगहीन दुर्गंधमय होते हैं और उच्चतर सदस्य मोम जैसे होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH बंध निकटवर्ती आकर्षक कार्बोनिल समूह के कारण ध्रुवित होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है जो पड़ोस के इस ऑक्सीजन के साथ पार्शली इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अट्रैक्शन महसूस करती है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक आकर्षण है जो कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन के पाए जाने पर बनता है। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी। कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य जल में पूर्णतः विलय होते हैं और जल की विलयता अणु हाइड्रोजन अणुभार बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। उच्चतर सदस्य जल में अविलय होते हैं लेकिन अल्कोहल भीतर विलय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणुभार वाले यौगिक से उच्च होते हैं और ये हम देखते हैं इनकी क्वथनांक की मामला क्वथनांक की वैल्यूज जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ती जाती है क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामर्थ्य या अम्लता, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह प्रोटॉन देकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन रिजोनेटिंग, ये अनुनादी संरचनाएं बता रही हैं कि ये रिजोनेटिंग स्टेबल होता है और यौगिक की अम्लता उसके प्रोटॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। अल्कोहल की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि अल्कोहल में प्रोटॉन मुक्त करने के पश्चात जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो स्थायी नहीं होता, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन
अनुनाद स्थायी होता है। अम्ल सामर्थ्य तथा अम्ल वियोजन स्थिरांक, इसमें हम देखेंगे कि किसी अम्ल की आयनन की मात्रा को अम्ल सामर्थ्य कहा जाता है और अम्ल के आयनीकरण की मात्रा को अम्ल वियोजन स्थिरांक कहा जाता है। इसे Ka से प्रेजेंट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तथा कार्बोक्सिलिक आयन का अपेक्षित स्थायित्व, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इसको हम इस अनुनाद संरचना द्वारा इनकी स्टेबिलिटी को बताते हैं कि ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। तो एसिड की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है। उक्त संरचना दो आवेश पृथक्करण के कारण कम स्थायी है। इस प्रकार संरचना 1 व 2 अतुल्यांक अनुनादी संरचनाएं हैं। कार्बोक्सिलेट आयन की जो ये निम्न अनुनादी संरचनाएं हैं ये अपेक्षाकृत इसमें आवेश पृथक्करण नहीं होता और ये अधिक स्थायी होती हैं। इस कारण कार्बोक्सिलेट आयन प्रभावी अनुनाद के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रोटॉन त्यागने की प्रकृति अधिक होती है और कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में निम्न प्रकार से आयनित होते हैं। जल के साथ अभिक्रिया निम्न प्रकार से आयनित होते हैं। इनका साम्यावस्था स्थिरांक RCOO माइनस H3O पॉजिटिव अपन RCOOH होता है। यहाँ जल आधिक्य में उपस्थित है अतः जल की सांद्रता स्थिर मानी गई है। कुछ अम्लों के Ka के मान इस प्रकार से हैं। अम्ल सामर्थ्य व प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ। अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने में प्रतिस्थापियों का प्रेरणीय प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोटॉन देकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। ऐसा प्रतिस्थापी या कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है, अम्ल सामर्थ्य को भी बढ़ाता है। इसे हम निम्न प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अम्ल सामर्थ्य का प्रभावित करने के लिए प्रतिस्थापियों का प्रेरण प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोटॉन देकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। ऐसा प्रतिस्थापी या कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को बढ़ाता हो, अम्ल सामर्थ्य को भी बढ़ाएगा, जबकि जो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को कम करता है, अम्ल सामर्थ्य को कम करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जैसे CH3, C2H5OH, OCH3, NH2 आदि यदि प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित होते हैं तो ये कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। अम्लों में प्रोटीन का निष्कासित होने के कारण भी अम्ल सामर्थ्य में वृद्धि होती है। अम्ल सामर्थ्य में कमी के लिए -I प्रभाव वाले प्रतिस्थापी अम्लीयता को कम करते हैं। एल्किल समूह आकार बढ़ने के साथ साथ पर +I प्रभाव बढ़ता है तथा अम्लीयता कम होती जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एल्किल समूह बढ़ रहा है तो अम्लता का मान कम होता जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रो आकर्षक समूह जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन ये अगर लगे हों तो ये प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हो कार्बोक्सिलेट आयन का इलेक्ट्रॉन घनत्व घटाकर स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार अम्लों के प्रोटॉन का निष्कासन आसान हो जाता है और इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व में वृद्धि से अम्ल सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है। -I प्रभाव वाले प्रतिस्थापी अम्लता में वृद्धि करते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की संख्या बढ़ने पर भी अम्ल सामर्थ्य बढ़ता है। ऐसे अम्ल सामर्थ्य का क्रम ये है, जैसे ये -I प्रभाव वाले हैं तो ये अम्लता में वृद्धि करते हैं। अम्लों के इलेक्ट्रॉनिक आकर्षक समूह विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ साथ अम्ल का सामर्थ्य बढ़ता है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोराइड वाला यौगिक अधिक एसिडिक होगा। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित अल्फा कार्बन पर उपस्थित हो तो उनका प्रभाव अधिक होगा। कार्बोक्सिलेट आयन से प्रतिस्थापी की दूरी बढ़ने पर प्रभाव कम होगा और अम्ल सामर्थ्य निम्न प्रकार से होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के समीप है तो ये अधिक एसिडिक है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रुप दूर है तो ये इससे कम एसिडिक है। इसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक अम्लों की सामर्थ्यता। एरोमेटिक एसिड बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप लगा हुआ हो तो ये अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय होते हैं। एरोमेटिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह sp2 संकरित होता है, जबकि एलिफेटिक अम्लों में COH समूह sp3 संकरित होता है। sp2 संकरित कार्बन sp3 कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युतरणीय होती है। इस प्रकार sp2 संकरित कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षित गुण के कारण कार्बोक्सिलिक आयन से स्थायित्व को बढ़ा देती है। अतः एरोमेटिक अम्ल की अम्लीयता बढ़ जाती
है। ये हमने देखा sp3 का कार्बन या sp2 कार्बन। तो sp2 संकरित कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित गुण अधिक करके ऑक्सीलेट आयन जो बनता है उसको उसके अम्लता को बढ़ा देती है। प्रतिस्थापी एरोमेटिक अम्लों के अम्ल सामर्थ्य प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी प्रतिस्थापी का ऑर्थो स्थिति पर प्रभाव सर्वाधिक होता है। इसे हम निम्न उदाहरणों से दर्शाते हैं। जैसे फ्लोराइड ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्थो पोजीशन की स्थिति सर्वाधिक अम्लीय होती है। किसी प्रतिस्थापी का ऑर्थो स्थिति प्रभाव सर्वाधिक होता है। फ्लोरोबेंजोइक सबसे अधिक अम्लीय है। इस केस में हम देखते हैं ऑर्थो पैरोबेंजीन सबसे अधिक अम्लीय है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड में हम देखते हैं हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा अम्लीय है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। यहाँ हमने देखा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बना। ऑर्थोमेसाइल बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक आयन के अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध संभव नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से इसकी अम्ल की सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भौतिक गुणों के बाद रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई तरह से होती है। उसमें से पहली प्रकार की अभिक्रिया जिसमें OH बंध टूटता है और लवण का निर्माण होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी हम एक बार वापस से देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले प्रिपरेशन, ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्किल बेंजीन से सोडियम एक्वा से सक्रिय मेथिलीन से बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, और हमने लास्टली अर्थ कंस्ट्रक्ट अभिक्रिया पढ़ी। उसके बाद हमने भौतिक गुण देखे। भौतिक गुण में हमने सबसे पहले देखा गंध, उसके बाद हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विलेयता देखी। विलेयता देखने के बाद हमने जो टॉपिक देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अम्लों की अम्लों की सामर्थ्य, अम्लीयता का। इस प्रकार से हमने अम्लों की सामर्थ्य को अलग अलग तरह से स्टडी किया कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो अम्लों की सामर्थ्य को प्रभावित करती हैं। अम्लों की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाली ये परिस्थितियां हैं जो किसी अम्ल की को कम अम्लीय या अधिक अम्लीय बनाती हैं। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं को अगली क्लास में पढ़ेंगे।